राम राम बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप मज़े में होगे। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको इस एक्सरसाइज के रिलेटेड दो कंसेप्ट बताए थे। वन इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल एंड वन इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज की यूज इस एक्सरसाइज में करनी, और ये लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। आई होप खुशी हो रही होगी आपको, मुझे भी हो रही है कि हम बहुत जल्दी इस चैप्टर को स्टार्ट किया हमने और उसके एंड तक भी पहुंच गए। तो चलिए इस क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ और सिर्फ इतना समझना है हमें। ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल इज पी क्यू आर, आर क्यू इज एक्सटेंडेड टू टी एंड क्यू पी इज एक्सटेंडेड टू एस। क्यों एक्सटेंड किया गया है? क्योंकि हमें लेने थे एक्सटीरियर एंगल। तो ये रहा एक्सटीरियर एंगल, विच एंगल? पी क्यू टी 110 डिग्री, दैट वन इज एस पी आर, दैट इज 135 डिग्री, एंड वी नीड टू फाइंड दिस एंगल। ये एंगल हमें फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो ट्रायंगल कौन सी है? पी क्यू आर है, जिसमें कि आर क्यू को एक्सटेंड करा गया है। हम नहीं बोलेंगे कि क्यू आर इज एक्सटेंडेड। क्यू आर एक्सटेंड किया मतलब आर के तरफ एक्सटेंड हुआ, आर क्यू एक्सटेंड हुआ मतलब क्यू के तरफ एक्सटेंड हुआ। ये छोटी सी चीज़ें हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बताता रहता हूँ आपको हर छोटी छोटी चीज़। और उसके बाद क्यू पी को एक्सटेंड किया गया है एस तक। तो वहाँ पे जो दो एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं यहाँ पे 110 डिग्री 135 डिग्री, उनके यूज़ करके हमें ये अंदर का एक एंगल निकालना है। तो बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, लीनियर पेयर यूज़ करके हम इस एंगल को निकाल सकते हैं और लीनियर पेयर को यूज़ करके इस एंगल को निकाल सकते हैं। ये दोनों एंगल आ जाएंगे लीनियर पेयर से बहुत ही आसानी से। यहाँ पे आ जाएगा 70 डिग्री और वहाँ पे कितना आएगा? वहाँ पे आ जाएगा 45 डिग्री। इन दोनों एंगल को ऐड करके 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब यूज़ करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, और ये एंगल भी आ जाएगा। तो ये तो रहा एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि हम एक एंगल फाइंड कर लेंगे, इधर इसको या इसको लीनियर पेयर से, और फिर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को यूज़ कर लेंगे और फिर हम उस एंगल को फाइंड कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे, ये डिपेंड करता है अब आप क्या यूज़ करना चाहोगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहोगे या फिर आप यूज़ करना चाहोगे सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो चलिए एक काम करते हैं, दोनों तरीके यूज़ कर लेते हैं। आपको जो अच्छा लगे आप उससे पिक कर लेना। तो सबसे पहले हमें एक एंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए एक निकालना पड़ेगा, और सम ऑफ ऑल द एंगल्स मीन्स सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल यूज़ करने के लिए, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए दोनों निकालने होंगे। तो हम दोनों, मैंने बोला है कि दोनों बनाते हैं तो हमें दोनों ही निकालने पड़ेंगे। तो चलिए नेम दे देते हैं, यहाँ पे ज़्यादा बेटर होगा। दिस एंगल इज़ 1, दिस एंगल इज़ 2, एंड दैट एंगल, उसको हम चलिए ठीक है 3 दे देते हैं। जब नेम दे रहे हैं तो दे ही देते हैं फिर सबकी। 1, 2 एंड 3 नाउ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन लिखना होगा हमें सबसे पहले। सॉल्यूशन, नाउ एंगल एस पी आर प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये एंगल लिखा है हमने एस पी आर और एंगल 1, इन दोनों को ऐड करने से 180। रीजन क्या देंगे हम, आपको पता है, हम लिखेंगे यहाँ पे लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। तो एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी, एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल एस पी आर, एंगल एस पी आर, और इसकी वैल्यू पुट करेंगे 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, दैट इज 45 डिग्री। ठीक है, चलिए एंगल 1 की वैल्यू निकल गई। हमें एक्चुअली में निकालना है एंगल 3, याद रखेंगे, एंगल आर। अगेन एंगल पी क्यू टी, एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन, सेम रीजन, लीनियर पेयर। ये दोनों को ऐड कर रहे हैं, लीनियर पेयर, लाइन है, लीनियर पेयर। Now PQT, what is the value of PQT? The value of PQT is 110 डिग्री। तो ठीक है, एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल PQT 180 डिग्री माइनस, what is the value of PQT? 110 डिग्री। So it is 70 degree now. So we are having the value of both
वन इज 70, वन इज 45। आप ऐड कर लो दोनों को, कितना हो रहा है 70 प्लस 40, 70 प्लस 40 इज 110, 115, 115 माइनस 180, 180, तो 180 माइनस 110, 70 माइनस 5 इट इज 65। ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन है। अब हमें, मैंने कहा था दोनों यूज कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम यूज कर लेते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। तो देखिए क्या लिखेंगे हम, इन ट्राइंगल पी क्यू आर वी हैव। अच्छा यहां पे देखिए, मैं, आप जैसा कि देख रहे होंगे जब से मैं बना रहा हूं क्वेश्चंस को, तो मैं एंगल का नेम दे देता हूं, मतलब मैं 1 2 3 ऐसे मैं नंबर्स दे देता हूं। तो अगर आपके मन में कुछ ऐसे विचार आते हैं कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, तो बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। ऐसे सॉल्यूशन आप देखोगे तो आपको बुक्स में भी दिखेंगे। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो क्या हमें लिखना होता है कि लेट एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू एंगल 1, लेट एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल 2 और लेट एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल 3? नहीं, ऐसा लेट नहीं करना होता है। आपने जहाँ पे अपनी फिगर ड्रॉ करी है उस फिगर पे ही आपको नंबरिंग करनी होती है, और बाकी वो जो आंसर को चेक कर रहे हैं ना, वो देख लेते हैं वहाँ पे कि बच्चे ने किस एंगल को क्या नाम दिया है। तो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसको कर दोगे तो क्या होगा, बहुत बहुत अच्छी बात है, और भी कन्वीनियंस हो जाएगी, बट उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्लास 9th का बच्चा है, इतनी सारी चीज़ें पता है, और जो टीचर भी चेक कर रहे हैं उनको भी पता है। हाँ, लेकिन आपने जो ड्राइंग बनाई है वो ड्राइंग वहाँ पे होनी ज़रूरी है। वहाँ पे डायग्राम में आपका 1 2 3 मेंशन करना ज़रूरी है। अगर वहाँ पे मेंशन नहीं किया, यहाँ पे कैसे लिख सकते हो? और अगर डायग्राम ही नहीं बनाई तो सॉल्व भी क्या कर सकते हो, क्योंकि सॉल्यूशन का सबसे पहला स्टेप होता है डायग्राम ड्रॉ करना। तो डायग्राम ड्रॉ करोगे, आपको लेट नहीं करना है कि लेट एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू 1, आपको बस वहाँ मेंशन कर देना है। बाकी जो चेक कर रहे होंगे आंसर टीचर्स, वो देख लेंगे कि बच्चे ने किसको 1 माना है। ठीक है, तो आई होप ये वाली डाउट आपके क्लियर हो गई, अगर माइंड में आई है तो, और नहीं आई तो फिर कोई बात ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर वी हैव, व्हाट डू वी हैव? तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। और रीजन क्या लिखेंगे हम? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी, आज मैं पूरा लिख रहा हूँ, ऑफ ट्रायंगल। लास्ट में सिंबल आ ही गया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स टीचर इजी शॉर्टकट तरीका यूज़ करेगा ही। और ऐसा नहीं है कि मैं यूज़ कर रहा हूँ बच्चे नहीं कर सकते, बच्चे भी कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके बच्चों को अवॉइड करनी चाहिए शॉर्टकट में लिखना। ये मैं हमेशा बताता हूँ क्लास में। तो एंगल 1 की वैल्यू हमारे पास में है, कितनी हमने निकाली थी वहाँ पे 45 डिग्री, उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। एंगल 2 की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट किया है यहाँ पे 70 डिग्री, दैट वी will also put here. Now angle 3 we don't have, so we will write only angle 3. ठीक है, देखिए 45 plus 70 it is 115 डिग्री प्लस एंगल 3, now it is 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 माइनस 115, इट विल बी 65 डिग्री। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ एक स्टेप स्किप करते हुए। आप हमेशा कोशिश करना कि कोई भी स्टेप को स्किप ना करो। ठीक है, तो ये हो गया एंगल 3 इज इक्वल टू 65 डिग्री। हालांकि इतना चलता है, इससे ज़्यादा नहीं। 2 स्टेप जंप मत करना, 1 स्टेप तक तो चलो फिर भी माफ़ी मिल जाती है। तो एंगल 3 इज इक्वल टू 65 डिग्री। ये हमने यूज़ किया एंगल सम प्रॉपर्टी। लीनियर पेयर तो हमें वैसे भी यूज़ करना ही था। अब हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ करके सर कैसे बनाएंगे? तो देखिए बहुत ही आसान है। आपने चलो सपोज इसको ही निकाला एंगल 1 को, आपने एंगल 2 नहीं निकाला, तो उससे भी हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू, ये एंगल पी क्यू टी हमने लिया है, तो आपको पता है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3, हमें 3 ही निकालना है। ठीक है ना, तो एंगल मैं लिखूंगा यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 3। रीजन क्या है पता है आपको? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। मैं शॉर्टकट थोड़ी यूज़ कर लेता हूँ, आप पूरा ही लिखोगे, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। मैं बोल भी तो देता हूँ ना लिखते टाइम, तो आप पूरा लिखना। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो यहाँ पी क्यू टी हमारे पास में कितना है?
क्या वैल्यू 110 डिग्री। एंगल 1 कितनी है, हमने एंगल 1 फाइंड आउट किया, सबसे पहले 1 निकाला है 45 डिग्री। 45 डिग्री प्लस एंगल 3 है ना, तो एंगल 3 को यहीं रहने देते हैं, इस 45 को इधर ले आते हैं, तो इट विल बी 110 डिग्री माइनस 45 डिग्री। क्या वैल्यू आ गई, 110 माइनस 40 70, 70 माइनस 5 दैट इज 65, तो ये आ गई 65 डिग्री, हमने वहाँ भी निकाला था। ठीक है, एंगल 3 इज इक्वल टू 65 डिग्री। ये सॉल्व कर दिया हमने दोनों तरीके से, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ करके और एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करके। तो आपको जो अच्छा लगे आप यूज़ करो, आइदर आप इस दोनों में से कोई एक एंगल निकालो और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ कर लो, या तो फिर आप इस दोनों एंगल को निकालो, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर लो, जो आपको ज़्यादा आसान लगे। मेरे ख्याल से ये ज़्यादा आसान लग सकता है आपको, ऐसा नहीं है, कुछ बच्चों को ये भी आसान लगता है, आपको जो आसान लगे आप उसमें से पिक कर लो, सॉल्व कर लो। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही ईजी था, दम तोड़ दिया क्वेश्चन ने। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आइए बच्चों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपके मोबाइल स्क्रीन पे, बहुत ही घटिया जोक था। तो देखिए, ये रहा सेकंड क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, XYZ एक ट्रायंगल है, चलो XYZ दिया है इस बार, अदरवाइज ABC और PQR सुन के पक गया था। XYZ एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल X गिवन है 62 डिग्री, और एंगल Y इज 54 एंड एंगल Z इज नॉट गिवन। तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके सबसे पहले तो हम Z निकाल लेंगे। ये दोनों एंगल दिए हुए, ये तीसरा दिया नहीं है, तो तीसरा एंगल हम निकाल लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें निकालना है ये वाला एंगल, कौन सा, OZY, ये एंगल निकालनी है, और ये वाली एंगल निकालनी है हमें, जहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, ये दोनों एंगल। ठीक है, तो अभी पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं कि ट्रायंगल XYZ, इस ट्रायंगल में X और Y ये दोनों एंगल दिए हुए हैं, तो हम Z निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद YO और ZO ये इन दोनों एंगल्स के बाइसेक्टर हैं। बाइसेक्टर क्या होते हैं, जो इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये जो एंगल है, एंगल Y, इसका बाइसेक्टर है YO, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो 2 पार्ट्स हैं, ये 54 का आधा हो जाएगा 27 और 27। वैसे उसको निकाल करके ये उसका भी बाइसेक्टर है, तो वो भी हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगा, तो ये तो निकल जाएगा। वैसे इसका हाफ, ये 27 डिग्री, इसको हम पहले इस एंगल को निकालेंगे, उसका हाफ करेंगे, ये आ जाएगा, और फिर एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये आ जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, सबसे पहले ये वाला एंगल यानी एंगल Z, एंगल सम प्रॉपर्टी से वो निकल गया, फिर उसके बाद उसका हाफ करेंगे, ये आ गया, और फिर इस दोनों को ऐड करके 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया। इतना आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहले लिखना होता है सॉल्यूशन, वो लिख दिया हमने। अब मैं यहाँ पे अच्छा हाँ, इसको सॉल्व करने से पहले, या फिर इस बार नेम ना दें, चलिए इस बार हम 1 2 3 नहीं करते, ऐसे ही सॉल्व करते हैं। आप बोलोगे सर हर बार आप 1 2 3 कर देते हो। चलो कोई नहीं, इस बार 1 2 3 4, एक्चुअली उससे चीज़ें आसान हो जाती है, डिनोट करना भी और लिखना भी, तो इसलिए वो मैं करता हूँ। बट चलिए इस क्वेश्चन में मेरा खुद मन नहीं कर रहा करने का, मैं इसको ऐसे ही सॉल्व करता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, इन ट्रायंगल XYZ, क्या करने वाला हूँ इसमें मैं, इन ट्रायंगल में मैं लिख रहा हूँ, इस ट्रायंगल में एंगल Z, एंगल Y प्लस एंगल X, मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, बड़े वाले ट्रायंगल को। तो एंगल Y का मतलब ये एंगल Z का मतलब ये पूरा एंगल, और एंगल X तो वैसे ही है। इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। क्यों भैया, रीजन तो लिखना पड़ेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, बिना रीजन के ज्योमेट्री नहीं बनती, तो रीजन लिखनी पड़ती है आपको ईच एंड एवरी लाइन की। ऐसा क्यों किया आपने, क्योंकि ये हम एंगल सम प्रॉपर्टी से कर सकते हैं, इसलिए हमने ऐसा किया। और ऐसा क्यों किया उसका भी रीजन पता होना चाहिए ना, बिकॉज हम Z को निकालना चाहते हैं।
बिना पता हुए, हमें पता नहीं हम क्या कर रहे तो कुछ भी नहीं लिखने लग जाएंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ करके उसको जज करने के हमें क्या करना है। तो मैंने पहले जज किया ना इस क्वेश्चन को कि पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा, तो उसका हाफ आ जाएगा, ये दोनों आ गए तो फिर ये निकल जाएगा। तो इसलिए हम सबसे पहले जेड को निकाल रहे हैं। वो एंगल जेड की वैल्यू तो है नहीं हमारे पास, जेड को जेड ही रहने देंगे। वाई की वैल्यू है हमारे पास, कितनी है 54 डिग्री देख लो, और एंगल एक्स इज 62 डिग्री, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल जेड इज इक्वल टू, इस दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो इस दोनों को ऐड करते हैं, कितना आ रहा है 6 एंड 5 11 116 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। चलिए तो फिर यहाँ पे z की वैल्यू आ गई फाइनली 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री। 180 माइनस 110 दैट इज 70, 70 माइनस 6 इट इज 64 डिग्री, 64 डिग्री। तो ये आ गई z की वैल्यू, ठीक है। और जैसा कि हमें दिया है कि YO एंगल Y का बाइसेक्टर है और ZO एंगल Z का बाइसेक्टर है, तो इसका हाफ करने से ये वाला, ये दोनों एंगल्स हमें एक्चुअली ये तो हमारे पास है ही, फिर भी हम उसका हाफ करके उसकी वैल्यू लिखेंगे और इसकी हाफ करके इसकी वैल्यू लिखेंगे और फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से उस एंगल को निकालेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये एंगल, कौन सी एंगल, एंगल OYZ इज इक्वल टू हाफ इंटू एंगल, कौन सा एंगल लिखना होगा हमें, XYZ। चलिए मैं पूरा ही लिख देता हूँ XYZ। तो हाफ इंटू XYZ, हमारे पास वैल्यू है ना 54 डिग्री, दैट इज 27 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई इस एंगल की वैल्यू, हाउ मच इट इज 27 डिग्री, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। उसके बाद दूसरे वाला एंगल, यानी हमें चाहिए OZY, तो एंगल OZY इज इक्वल टू हाफ एंगल, बताइए क्या, हाफ इंटू एंगल XZY, एंगल XZY, सॉरी XZY। तो उसकी वैल्यू रखेंगे हाफ इंटू, अभी हमने निकाला है ये, दैट इज 64 डिग्री। 64 डिग्री का हाफ कितना हो जाएगा 32 डिग्री। ये आ गए ये दोनों एंगल्स। अब इस छोटे वाले ट्रायंगल में देखिए OYZ में ये एंगल प्लस ये एंगल आएंगे 180, उससे उस एंगल की वैल्यू आ जाएगी। कितना आसान है ना। तो चलिए लिख देते हैं सबसे पहले कि इन ट्रायंगल, हम चुटकू ट्रायंगल में ले रहे हैं, तो इन ट्रायंगल OYZ वी हैव, OYZ, इन ट्रायंगल OYZ वी हैव, गलत जगह कॉमा लगा दिया था मैंने, वी हैव, व्हाट डू वी हैव, मैं लिख रहा हूं यहां पे एंगल OYZ प्लस एंगल OZY प्लस एंगल YOZ इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन बताइए। हाँ जी बहुत आसान है, एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या सर बच्चों वाला क्वेश्चन पूछते हैं, है ही बच्चों वाला क्वेश्चन तो वही पूछूंगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तो OYZ की वैल्यू कितनी है, रख दीजिए बस वैल्यूज, देखिए पुट कीजिए, पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर नाउ। दिस वन इज 32 डिग्री प्लस एंगल YOZ इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा 7 and 2 9, 3 and 2 5, 59 डिग्री। अब आप बताइए किस टाइप का ट्रायंगल है। चलिए बाकी इसको मैं आगे लिख देता हूँ, इतना झुकूंगा तो मेरी कमर दुख जाएगी और हमें अपने कमर का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है जी। तो ये एंगल YOZ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री दैट इज 120 प्लस 121 डिग्री। ये रही एंगल YOZ। मैंने एक सवाल पूछा था कि ये वाला जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल OYZ, ये किस टाइप का ट्रायंगल है अकॉर्डिंग टू द एंगल। तो देखिए जिसका एक एंगल मोर देन 90 हो उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल। तो ये एक ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल है, ठीक है जी।
हमें क्या क्या निकालना था, हमें निकालना था वाई और जेड, वो तो हमने निकाल दिया वहाँ पे। और क्या निकालना था हमें ओ जेड वाई निकालनी थी, ओ जेड वाई ये देखो यहाँ पे निकाल दिया हमने। तो अंडरलाइन कर दूं मैं रेड से। दिस वन यू हैव, अलग से लिखना चाहो तो लिख लो कि एंगल ओ जेड वाई इक्वल्स टू 32 डिग्री, ये रहा। और दूसरा तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी निकाला ही है। तो ये आपके दोनों जो एंगल्स क्वेश्चन ने बोले थे निकालने के लिए, हम लोगों ने निकाल दिया। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आसान है, बस जज करना है और सॉल्व करना है। देखो कितने प्यार से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, कोई दम नहीं है इस क्वेश्चन में, इतना इजी है क्वेश्चन कि छूते के साथ सॉल्व हो जाता है। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लेवल ऐसे धीरे धीरे बढ़नी चाहिए, ये तो लग रहा है लेवल धीरे धीरे घटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इससे पहले बनाया, वो थोड़ी ठीक थी। इस क्वेश्चन में तो कोई दम नहीं है, ऐसे ही देख लो। सबसे पहले दिया है ए बी और डी ई, ये पैरेलल लाइंस है, आप देख सकते हो ए बी और डी ई पैरेलल लाइंस हैं। ये दोनों एंगल्स दिए हुए हैं। आपको निकालने के लिए बोला गया है कि डी सी ई, ये वाला एंगल निकाल लो, डी सी ई। चलो मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं देता हूँ इसको एंगल 1 और इसको दे देता हूँ मैं एंगल 2। तो आप देख सकते हो जैसे कि ये पैरेलल लाइंस है तो एंगल 2, ऑब्वियस सी बात है। ये देखिए Z बन रहा है पूरा का पूरा, पैरेलल लाइंस है, ट्रांसवर्सल है यही, तो क्या होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये 2 हो गया 35। एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके इसको निकाल लेंगे। इतना आसान है, ये तो ऐसे ओरली सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, पर ठीक है दिया है तो मैं सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ तो मैं ये भी करवाऊंगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना होता है सॉल्यूशन, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, मेंशन कर दिया हमने, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल 2 इज इक्वल टू 35 डिग्री। रीजन में क्या मेंशन करूंगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बस इतना ही लिखना है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी गिवन है कि ए बी जो है वो डी ई के पैरेलल है, तो मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं। हाँ कुछ बच्चे लिखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि ना लिखो, आप लिखो। जब भी सॉल्यूशन लिखते हो तो सॉल्यूशन के बाद आप सबसे पहले जो चीज़ें गिवन है आप उसको मेंशन कर लो। कंस्ट्रक्शन चाहिए, इसमें कंस्ट्रक्शन चाहिए नहीं, तो पहले गिवन वाली चीज़ें लिखो, फिर कंस्ट्रक्शन और फिर सॉल्यूशन स्टार्ट होता है वहाँ से। तो यहाँ पे हम मैं नहीं मेंशन कर रहा हूँ, अगर आप चाहो तो आप मेंशन कर सकते हो कि गिवन ए बी इज पैरेलल टू डी ई, क्योंकि वो चीज़ें गिवन है इसलिए मैंने उसको मेंशन नहीं किया। ऑब्वियस सी बात है वो क्वेश्चन में मेंशनड है, तो मैंने उसको नहीं लिखा। लेकिन अगर आप चाहो सॉल्यूशन के पहले लिखना तो आप चीज़ों को लिख सकते हो, बेटर होगा वो, इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है। तो ठीक है चलिए इसके आगे बढ़ते। तो एंगल 2 35 डिग्री हो गई हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब सीधा सा हम आ जाते हैं ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल सी डी ई वी हैव, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या लिखना है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे एंगल डी प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन बता सकते हैं आप, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ये हो गया रीजन। अब उसके बाद जो वैल्यूज दिए हुए हैं, जैसे डी की जगह पे 53 डिग्री इट इज ऑलरेडी गिवन, प्लस एंगल 1 हमें पता नहीं है तो एंगल 1 ही रहने देते हैं। एंगल 2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 35 डिग्री, ये हमने लिख दिया यहाँ पे, हो गया 180 डिग्री। नाउ यू कैन ऐड दिस टू, तो 5 and 3 8 प्लस 3 and 5 अगेन 8, सो इट इज 88 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री, हाउ मच इट इज 92 डिग्री। तो ये आ गई एंगल 1 की वैल्यू 92 डिग्री। चेक कर लो, आप चेक कर सकते हो, और जाहिर सी बात है सही है ये, तो लिख सकते हो। ये है ना बच्चों वाला खेल। तो आसान है क्वेश्चंस बनाने। लास्ट की एक्सरसाइज तो मुझे लग रही है कि सबसे इजी एक्सरसाइज शायद लास्ट की है। और ये क्वेश्चन देखो कितना इजी है, यहाँ से देख के ही बच्चा सॉल्व कर पाएगा इसको कि 35, ये भी 35, बिकॉज ये पैरेलल है तो ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर, ये दोनों आ गए, एंगल्स हम यूज करके इसको बनाना है। ये तो यहाँ देखते के साथ ही हमारे दिमाग में सॉल्व हो जाता है, और हो भी जानी चाहिए क्योंकि बहुत ही आसान है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आइए बच्चों,
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और ये क्वेश्चन मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो काफ़ी रात हो रही है। अगर आप गौर से सुने तो आपको घड़ी की टिक टिक सुनाई देगी। क्या आप सुन पा रहे हैं? तो एक्चुअली दिन में कुछ आवाज़ें आती रहती है इधर उधर से। बच्चे हैं 2 छोटे छोटे, तो उनको हम उनके मुंह में कपड़ा तो नहीं ठूस सकते वो बोलते ही रहते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोग इधर से उधर जाते रहते हैं, किचन है। तो मुझे ये ज़्यादा सूटेबल टाइम लगता है। इस टाइम सब लोग खा पी के सो चुके हैं, बच्चे भी सो चुके हैं और चारों तरफ शांति है। इवन दिन को तो दिन के समय में बाहर से भी बहुत सारी आवाज़ें आती है, गाड़ियों की आवाज़ें आती है, लोगों की चिल्लाने की आवाज़ें आती है, बच्चे खेलते हैं तो उनकी आवाज़ें आती है। तो हम सबको साइलेंट नहीं कर सकते। रात का समय ऐसा है कि हम आराम से कोई भी काम, जिस काम में ज़्यादा फोकस चाहिए उस काम को कर सकते हैं। ये काम सुबह अर्ली मॉर्निंग भी उठ के हो सकता है, बट मेरे अकॉर्डिंग मेरे लिए स्पेशली मेरे लिए रात को जागना ज़्यादा आसान होता है सुबह अर्ली मॉर्निंग जगने से। तो मैं रात को ही वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए। मैंने कहा ना कि रात है, चारों तरफ सन्नाटा है और सिर्फ मुझे एक ही आवाज़ सुनाई दे रही है। एक तो मेरी जब मैं बोल रहा हूँ, और जब मैं नहीं बोल रहा हूँ तो सिर्फ घड़ी की टिक टिक। अगर आप गौर करोगे तो आपको भी सुनाई दे जाएगी। आप एक बार गौर करो, शायद आप सुन पाए हो। चलिए ठीक है, ये तो हो गई बातें। अब देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे 2 लाइनें हैं, एक RS और एक PQ, और ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट T पे। और यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स हम देख पा रहे हैं, एक PRT और दूसरी ट्राइंगल है TSQ। तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं है कि PR और SQ जो है वो पैरेलल लाइन्स है। ऑब्वियसली पैरेलल नहीं है। अगर पैरेलल होती तो दिस वन इज 75, दिस शुड हैव बीन आल्सो 75 डिग्री। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनाते। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं 75 वहाँ है, बट दिस वन इज 40 और मेंशन भी किया गया नहीं है। तो हम ये वाली प्रॉपर्टी तो यूज़ नहीं कर सकते, पैरेलल लाइन एंड दी ट्रांसवर्सल। हाँ जी, हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम इन तीनों एंगल्स को ऐड कर सकते, हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल यूज़ कर सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यूज़ करेंगे, बट पैरेलल लाइन वाली प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये दोनों लाइनें हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं T पे, और ये 2 ट्राइंगल्स हैं जिसमें ये एंगल्स जो मेजरमेंट दिए हुए हैं, दिस एंगल P, एंगल R इज गिवन, एंगल S इज गिवन। यू हैव टू फाइंड एंगल Q, this one is SQT, this angle you have to find। तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए हमें ये एंगल चाहिए। अगर ये एंगल हो तो हम इन दोनों को ऐड करके और 180 से सब्ट्रैक्ट करके, मीन्स बाय यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल वी कैन फाइंड। और ये एंगल के लिए हमें ये एंगल चाहिए। तो आप देख रहे हो चीज़ें कितनी आसानी से कनेक्ट हो रही है। और इस एंगल को हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं एंगल सब प्रॉपर्टी यूज़ करके। इन दोनों को ऐड करके 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये इसकी वैल्यू है। और इन दोनों को ऐड करके 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो जब क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं तो हमें समझ आ जाना चाहिए कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर माइंड में कैलकुलेशन तो बहुत ईजी है, माइंड में कैलकुलेशन होकर हम यहीं पे आंसर दे सकते हैं। लेकिन अगर माइंड में कैलकुलेशन ना हो, कैलकुलेशन टफ हो, तो हमें सिर्फ कैलकुलेशन को लिखने के लिए पेन यूज़ करना है। बाकी चीज़ें हमारे माइंड में क्वेश्चन को पढ़ते के साथ आ जानी चाहिए कि हमें इसको कैसे सॉल्व करना है। तो हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले इस एंगल को निकालना ही होगा। चलिए हम दे देते हैं यहाँ पे एंगल 1। तो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल होगी और हमें निकालनी है एंगल 3। बट हम डायरेक्टली इस एंगल को नहीं निकाल सकते जब तक कि हम इसको नहीं निकालेंगे। ये निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करेंगे 180 से, तो इसकी वैल्यू इतना आसान है। जज कर पाए क्वेश्चन को, सॉल्व भी कर पाएंगे। तो सॉल्यूशन अब बहुत ही आसान है, आइए सॉल्व कर लेते हैं थ्योरेटिकली। तो सबसे पहले लिखना होता है सॉल्यूशन, ये लिख दिया हमने सॉल्यूशन। अब सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल PRT वी हैव,
what do we have here? तो we have here angle P plus angle R plus angle 1 is equal to 180 डिग्री। क्या यूज़ करा हमने? एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करी है हमने ऑफ ट्राइंगल, ये लिख देंगे हम। अब उसके बाद जिसकी वैल्यूज़ हैं वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो वैल्यू P हम की है हमारे पास 95 डिग्री, एंगल R की वैल्यू भी है हमारे पास 40 डिग्री, एंगल 1 की तो हमें निकालनी है, अभी वो आ जाएगी। तो 90 प्लस 40 130 प्लस 5 135, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, सो इट इज़ 45 डिग्री आंसर। तो एंगल 1 की वैल्यू आ गई। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और मैंने पहले ही कहा है आपको कि हम यहाँ पे डायग्राम में मेंशन कर देंगे 1 2 3, तो उससे ही पता चल जाएगा हमने किस एंगल को 1 2 3 लिया है ना, जो भी नंबरिंग आपने करी है आपके अकॉर्डिंग। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीज़न वर्टिकली अपोजिट एंगल, जहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं आमने सामने वाले एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। और क्या वैल्यू है, वैल्यू भी लिख देंगे तो बेटर होगी, बोथ आर 45 डिग्री। तो जी आ गई हमारे पास एंगल 2 की भी वैल्यू। अब आपको क्या करना है, अब आपको बस बाद में आई है फिर भी मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, अब आपको 180 सब्ट्रैक्ट करना है, बस आ गया आंसर। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इन ट्राइंगल TSQ we have, what do we have? Angle 2 plus angle 3 plus S लिख सकता हूँ एंगल S। एंगल S लिखने से हमें सिर्फ वही एंगल पता चल रहा है ना, तो लिख सकते हैं। अगर ऐसा कुछ हो कि एंगल S लिखने से कन्फ्यूज़न हो तो वहाँ पे आप पूरी नाम मेंशन करेंगे TSQ। बट अगर आपने जैसे यहाँ पे अगर मैं एंगल T कह दूँ तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, हालांकि ये दोनों एंगल इक्वल है, बट अगर ऐसा हो कि इक्वल ना हो तो भी फिर भी हमें पता नहीं है ना हम किस एंगल के, एंगल T नहीं कहेंगे हम, तो हम मेंशन करेंगे कि STQ या PTR। लेकिन हम यहाँ पे एंगल R कह सकते हैं जहाँ पे इंडिविजुअल हो, जिस एंगल को हमने सिर्फ और सिर्फ एक एंगल कहा है और उससे वो पता चल रहा है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ लिख करके, जैसे ये एक ट्रायंगल है और यहाँ पे आप देखो मैं मेंशन कर देता हूँ ABCD ताकि आपको चीज़ें समझ आए। अभी मैं एंगल A कहूँ तो क्लियर है, एंगल C भी कहूँ तो क्लियर है, लेकिन एंगल अगर B कहूँ, ठीक है, तो इस ट्रायंगल के लिए एंगल B मैं कहूँगा तो ये एंगल होगा, और एंगल B अगर देखा जाए तो ये पूरा एंगल। तो हमें अगर इसको मेंशन करना है तो हम एंगल B ना कह के हम कहेंगे एंगल DBC, अदरवाइज चीज़ें कंफ्यूजिंग हो जाएंगी। और इसके लिए भी बेटर होगा कि हम कह दें एंगल ABC, तो ये। और अगर सीधा सीधा कहने से समझ आ रहा है तो मैं इसको एंगल A डायरेक्टली कह सकता हूँ। हालांकि सही तरीका क्या है सर वो बताइए, तो सही तरीका तो जी वही होता है, मतलब सही तरीका नहीं, बेस्ट और बेटर तरीका क्या होगा कि अगर मैं एंगल A की जगह एंगल BAC बोलूँ तो ये ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है ना। तो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं गलत लिख रहा हूँ। जो चीज़ें लॉजिकल हैं वही लिख रहा हूँ, जो चीज़ें इलॉजिकल है उसको मैं अभी कभी भी ना मैं खुद प्रमोट करूँगा लिखूँगा और ना मैं आपको कहूँगा कि आप लिखो। तो यही मेरे माइंड में जो भी चीज़ें आती है मैं बच्चों को क्लियरली बता देता हूँ कि ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, और दोनों में बेटर क्या है वो भी मैं बताता चलता हूँ। तो मैंने बता दिया आपको। तो हम यहाँ पे एंगल 2, एंगल 3, एंगल S लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल S लिखने से हमें पता चल रहा है कि वो कौन सी एंगल है। अगर कन्फ्यूज़न होती तो हम पूरा लिखते हैं। दीज विल बी इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज हम तीनों एंगल्स को जोड़ रहे हैं। कौन से ट्राइंगल की? TSQ की। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ये हो गया। अब वैल्यूज़ पुट करेंगे। एंगल 2 की वैल्यू हमने निकाल ली है, 45 डिग्री है। एंगल 3 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, वही तो निकालनी है हमें। और एंगल S की वैल्यू है 75 डिग्री, दैट इज ऑलरेडी गिवन 180 डिग्री। ऐड करेंगे 7 + 4 11 and 1 120 डिग्री। एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, सो इट इज
60 डिग्री। तो ये रही एंगल 3 की वैल्यू 60 डिग्री। और एंगल 3 क्या है? SQT, तो आप लिख दो कि एंगल SQT इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये आ गई आपके आंसर। तो देखा आपने कितना आसान था क्वेश्चन। हमने तो क्वेश्चन पढ़ते ही समझ लिया था कि हमें क्या करना है, ये निकालनी है, इसकी वैल्यू आ गई, ऐड करना है, 180 से सब्ट्रैक्ट करना है, इसकी वैल्यू आ गई। बट जैसा कि हमें करना ही है तो हमने कर दिया। तो देखिए क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझ पाएंगे और जज कर पाएंगे तो सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। सॉल्व करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट हमें क्वेश्चन को जज करना आना चाहिए और उसके लिए हमारे कंसेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। तो चलिए टेक योर टाइम, राइट इट डाउन और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं ये अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सॉरी, मैंने क्वेश्चन नंबर 4 ही मेंशन करके रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो इस फिगर में दी हुई है कि PQ, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर ऑन PS, यानी दिस एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, सिंबल है और यहाँ पे परपेंडिकुलर मेंशन भी कर दिया, परपेंडिकुलर ऑलवेज 90 डिग्री। PQ इज पैरेलल टू SR, PQ इज पैरेलल टू SR, ये दोनों लाइनें पैरेलल है। SR मीन्स ST ऑल्सो, तो PQ ST के पैरेलल है। और SQR 28 डिग्री, SQR दिस एंगल इज 28 डिग्री एंड अनदर एंगल QRT इज 65 डिग्री, QRT दिस एंगल इज 65 डिग्री। ठीक है, हमें निकालना है X और Y। तो हम क्वेश्चन को समझ चुके हैं अच्छे से। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। ये परपेंडिकुलर है इस पे, दिस एंगल इज 65, दिस एंगल इज 28। X और Y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बहुत ही आसान है। पैरेलल लाइन एंड द ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टी यूज होगी। ये दोनों पैरेलल एंड दिस वन इज ट्रांसवर्सल। तो ये 65 तो आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा जो है वो भी 65 ही होगा, है ना। ये तो 65 ये पूरा 65 ये, उसमें से 28 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब जब इसकी वैल्यू आ गई है 90 है तो कितना टाइम लगेगा आपको इसकी वैल्यू निकालने में। यूज करेंगे इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी और y की वैल्यू लेके आ जाएगी, है ना। बहुत ही आसान। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन हमें लिखना क्या होगा? हमें लिखना होगा यहाँ पे एंगल QRT is equal to angle QRT, that angle 65 degree is equal to angle PQR, angle PQR that is equal to 65 degree. Q because they are alternate interior angles ये हो गए। उसके बाद हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है x की वैल्यू। तो देखो क्या लिख रहा हूं मैं, समझना। मैं लिखने जा रहा हूं कि ये PQR पूरी एंगल में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एंगल SQR, तो हमें मिलेगी एंगल x की वैल्यू। ठीक है ना, तो वही मैं मेंशन करने जा रहा हूं कि x इज इक्वल टू, x की वैल्यू कैसे मिलेगी? हमें लिखना पड़ेगा एंगल PQR माइनस एंगल SQR, एंगल SQR। और अब करना कुछ भी नहीं है, इसकी वैल्यूज पुट करनी है। तो PQR की वैल्यू तो पता है हमें 65 डिग्री है और SQR की वैल्यू भी पता है हमें, दैट इज 28 डिग्री, इट इज ऑलरेडी गिवन। अब बस कैलकुलेशन वाला काम बाकी रह गया। ठीक है, 15 माइनस 18 दैट इज 7 एंड 5 माइनस 2 दैट इज 3, तो इट इज 37 डिग्री। ये आ गई x की वैल्यू। देखो कितना आसान है। हाँ, ये हमने आसान तरीके से किया, आप मुश्किल तरीके से चाहो तो कर सकते हो, है ना। हालांकि किसी को नहीं चाहिए, तो मतलब मेरे कहने का मतलब था कि आप किसी और तरीके से भी चाहो तो कर सकते हो, दिमाग लगाना है ना। चलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ आपको सारी चीज़ें, लेकिन अगर आप उसमें खुद से भी दिमाग लगाओगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि कॉपी करना मैथ्स में ये अच्छी चीज़ नहीं है।
हमें समझना है चीज़ों को, जैसे मैंने अभी समझा और मैं बता रहा हूँ आपको। तो जिस तरीके से मैं समझा, मैं समझा रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो मैं एक टीचर हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ काफ़ी लंबे टाइम से, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो परफेक्शन आ गई है, एक्सेलेंस आ गई है, तो वहाँ पे चीज़ों को मैं बेटर वे में जज कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ। लेकिन वही एक्सेलेंस आपके अंदर कैसे आएगा? जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आने वाली है ना। तो आप भी खुद से ट्राई करने की कोशिश करो कि ठीक है चलो ये क्वेश्चन देख लिया हमने, सर ने हमें समझा दिया क्वेश्चन कि ये चीज़ें हैं, तो हम ऐसे बना सकते हैं। अब हम एक काम करते हैं, वीडियो को पॉज कर देते हैं और हम खुद से एक बार ट्राई करते हैं। ये मैं बता रहा हूँ, ये करना, वीडियो को पॉज कर देते हैं, है ना, और उसके बाद हम उसको सॉल्व करते हैं अपने तरीके से। उसके बाद देखते हैं कि सर ने अब कौन सा तरीका यूज़ किया है और क्या मेरा तरीका सर का तरीका मैच कर रहा है या किन का तरीका ज़्यादा अच्छा है ना, वो सारी चीज़ें, और सही में मेरे को आंसर मिला कि नहीं। और अगर नहीं सॉल्व हो पाया तो फिर वीडियो को प्ले करके देख लेना, लेकिन कोशिश एक बार खुद से करना। क्वेश्चन मैंने लिख दिया, मैंने क्वेश्चन समझा दिया कि हाँ चलो ये चीज़ है, अब सॉल्यूशन। तो जहाँ से मैं सॉल्यूशन करना शुरू करता हूँ वहाँ पे आप पॉज करो और आप पहले खुद से सॉल्व करो एक बार। और अगर कर पा रहे हो तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर देख लो। और अगर नहीं हो पाया तो फिर आप देखना और देखना कि कहाँ पे कौन सी चीज़ की कमी रह गई। तो नेक्स्ट वीडियो मतलब आपको ट्राई करना है खुद से, ताकि आप भी एक दिन उस लेवल में पहुँचो जिस लेवल में आप पहुँचना चाहते हो, या जिस लेवल में दूसरे बच्चे हैं जिनको देख के आपको खुशी होती है। तो यही तरीका होता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ऐसा नहीं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो वुमेन कहाँ जाएंगे? प्रैक्टिस मेक्स अ वुमेन परफेक्ट, तो मैन कहाँ जाएंगे? ऐसा नहीं, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जो भी प्रैक्टिस करेगा वो परफेक्ट हो जाएगा। तो प्रैक्टिस करने के लिए मैं वो कह रहा हूँ। चलिए, अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू बची है, वाई, दैट वी हैव टू फाइंड। तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। देखो, सबसे पहले हम लिख देते हैं कि एंगल P जो है वो 90 डिग्री गिवन है, क्योंकि PQ इज परपेंडिकुलर ऑन PS। तो मैं लिख रहा हूँ बिकॉज PQ इज परपेंडिकुलर, हालांकि लिखने की ज़रूरत नहीं है, सो दैट्स वाई, है ना, दैट्स वाई क्या, एंगल SPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो इस एंगल की वैल्यू हमारे पास है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे क्या, एंगल P, सॉरी कॉमा नहीं, प्लस करना है हमें, प्लस एंगल Y, है ना, या फिर एंगल Y नहीं, सिर्फ X और Y लिखेंगे हम सीधा, X और Y इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। और अगर आप ये लिखने से पहले लिख दें कि इन ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल में ले रहे हैं हम, PQS में, तो और भी अच्छा होगा। इन ट्राइंगल PQS, है ना, क्या, एंगल P और Y प्लस X इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई? बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी। तो अब वैल्यूज़ जिसके हमें पता है, जैसे इसकी वैल्यू 90 तो मैंने अभी लिख दी है, हालांकि दी हुई थी, फिर भी मैंने एक लॉजिक लगा के लिखा कि ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 होगा। वो होता ही है, करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी चलो अगर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं लग रहा तो आप कर दो। X की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दिया है, 37 डिग्री है, तो प्लस 5 180 डिग्री, कितना हो गया, 9 3 12, सॉरी मतलब 90 प्लस 30 इज 120 प्लस 127 डिग्री। शायद बच्चे भी ऐसे ही जोड़ते होंगे जैसा मैं जोड़ रहा हूँ, या आपका क्या तरीका है जोड़ने का, कुछ यूनिक तरीका है तो आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में, मैं भी जानना चाहूँगा कि आप किस तरीके से जोड़ते हो। 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री, देखो मैं सब्ट्रैक्ट कैसे करता हूँ वो भी बता रहा हूँ। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, 180 माइनस 120 दैट इज 60, और 60 में से 7 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दैट विल बी 53 डिग्री। ये मुझे ज़्यादा ईजी लगता है, मैं ये भी बता रहा हूँ आपको, हर चीज़ बता रहा हूँ, कैसे ब्रिलियंट बनते हैं या कैसे कैलकुलेशंस को इजी करते हैं वो भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। जितनी चीज़ें आती जाएगी माइंड में मैं बताता जाऊँगा, कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं। पढ़ने का तरीका, है ना, और आगे बढ़ने का तरीका, क्योंकि मैं जब बता रहा हूँ तो मैं, गुरु का काम होता है बताना, तो जब मैं बता रहा हूँ तो मैं हर चीज़ बताऊँगा, जितना हो सकेगा उतना खोल के बता दूँगा कि आपको ऐसे करना है, ये मैं करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको विलिंगली एक्सेप्ट करो, या फिर आपके पास कोई बेटर तरीका है तो ज़रूर शेयर करो, क्योंकि आप मुझे शेयर करोगे तो मेरे से बहुत सारे लोगों को मिल पाएंगी चीज़ें। तो कोशिश करो, अगर कुछ तरीके हैं आपके पास अच्छे तो आप ज़रूर शेयर करना, यू आर वेलकम। तो 180 माइनस 120 60, 60 माइनस
7 दैट इज 53 डिग्री। तो ये हो गया 53 डिग्री। तो हमारे पास दोनों की वैल्यू निकल गई, x 37 और y 53 डिग्री। ये हो गया x और y के वैल्यूज। देखा कितना आसान। और ये है जी सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास बचा है सिर्फ और सिर्फ लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म होती है और उसके साथ फिर ये चैप्टर भी क्लोज हो जाएगा और फिर हम नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। बहुत खुशी हो रही है कि चलो एक चैप्टर स्टार्ट किया और फिर ख़त्म भी हो गई बहुत जल्दी, या थोड़ा एक्चुअली बहुत जल्दी तो नहीं, कुछ वीडियो बहुत टाइम के बाद अपलोड हुई, बट अभी मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं कंटिन्यूएशन में करूँगा और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं डेली एटलीस्ट एक, या मेरी कोशिश मिनिमम तो एक है ही डेली, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मुझे ज़्यादा टाइम मिले तो मैं 2 वीडियो भी रिकॉर्ड करूँ। इसलिए मैं रात को रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। चलिए फिर लास्ट का क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए बच्चों, ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके साथ ही हमारी चैप्टर क्लोज होगी और ये एक्सरसाइज भी। तो हाँ, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है, देखना पड़ेगा आपको, समझना पड़ेगा, तभी सॉल्व हो पाएगी। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन को और करते हैं आधा सॉल्व इसे, उसके बाद फिर पूरी सॉल्व करेंगे। इस फिगर में QR of PQR is produced to a point S। तो ये QR को S तक प्रोड्यूस कर दिया गया है। उसके बाद इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल PQR इस एंगल का बाइसेक्टर है और फिर एक्सटीरियर एंगल PRS का बाइसेक्टर है RT, ये दोनों मीट कर रहे हैं एक पॉइंट पे T पे। ठीक है जी, समझ गए हम, है ना। बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल PQR एंड एंगल PRS, PQR का बाइसेक्टर और PRS का बाइसेक्टर एक पॉइंट पे मिलते हैं जिस पॉइंट का नाम है T। तो प्रूव कीजिए कि QTR जो है, QTR मतलब QTR दैट एंगल, है ना, ये वाला एंगल, किस एंगल के, नहीं, हाफ ऑफ एंगल QPR है। ठीक है, इसका हाफ हो भी सकता है, लग भी रहा है ये एंगल बड़ा, है ना, इसका हाफ है, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, कर सकते हैं हम प्रूफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो हम यहाँ पे कुछ मान लेते हैं, ये बाइसेक्टर्स है ना, तो अगर हमने इसको x लिया या y, चलिए इसको x लेते हैं तो ये भी x हो जाएगा, ये y है तो ये भी y हो जाएगा। इससे बनाना आसान होगा हमारे लिए। ठीक है, और P और T नहीं, उसको वैसे ही रहने देते हैं, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करते। ठीक है जी, चलिए फिर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी PR, मतलब ट्रायंगल PQR लेते हैं, उसकी एक्सटीरियर एंगल हो जाएगी PRS। तो PRS इज इक्वल टू एंगल Q, मीन्स दिस 2y प्लस एंगल QPR। समझ पा रहे हो आप। फिर इस ट्रायंगल की एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इस ट्रायंगल की मतलब QTR, उसकी भी एक्सटीरियर एंगल है ये TRS, और फिर दैट इज दिस एंगल प्लस दैट एंगल। तो हम ये करने वाले हैं। तो क्या इससे सर सॉल्व हो पाएगा क्वेश्चन? तो ये है जी, बिल्कुल हो पाएगा। और नहीं हो पाएगा तो हम फिर और कुछ अप्लाई करेंगे, देखते हैं, है ना, गलतियां करते हैं उसी से सीखते हैं। तो हम ट्राई करके देखते हैं बनता है कि नहीं, जहाँ तक समझ आ रहा है कि उससे बन जाना चाहिए। तो ठीक है, देखते हैं हम। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन, और उसके बाद इन ट्रायंगल PQR, हालांकि इन ट्रायंगल नहीं, 4 ट्रायंगल PQR लिखते तो बेटर होता, कोई बात नहीं, चलेगा। 4 ट्रायंगल PQR हमारे लिए PRS एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एंगल PRS इज इक्वल टू एंगल PQR प्लस एंगल QPR, एंगल QPR, क्यों लिखा है सर हमने ऐसा? तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। इंटीरियर अपोजिट, ये तो एडजेसेंट है, ये रहे इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो ठीक है, PRS के जगह पे हम क्या लिख देंगे, 2x हो जाएगा ये, इक्वल्स टू PQR क्या है जी, PQR है 2y, है ना।
और उसके बाद QPR को कोई छेड़छाड़ नहीं करते, QPR विल बी QPR ओनली, QPR, ठीक है ना। और इसको इस तरफ ले आते हैं, इट विल बी 2x। हाँ, यहाँ पे तो हमने मेंशन ही नहीं करा एक्सटीरियर, ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, पूरा मेंशन करता हूँ। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लिखने से भी चलेगा, बट लिख दो ट्रायंगल है, पूरा ही लिख दो। 2x माइनस 2y इक्वल्स टू एंगल QPR। देख सकते हैं कॉमन आ जाएगा 2, तो ले लेते हैं 2 को कॉमन, करते हैं फर्दर सॉल्व। x माइनस वाई इज इक्वल टू एंगल QPR, ठीक है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू हाफ एंगल QPR, हाफ तो आ गया, ठीक है। इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1, आगे यूज होने वाला है हमें पता है, इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको। अब दूसरे वाले ट्रायंगल में आते हैं, TQR में। TQR में भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ही यूज करेंगे। तो फॉर ट्रायंगल TQR वी हैव, तो क्या है इसमें, हम लिख रहे हैं एंगल TRS इक्वल्स टू एंगल TQR प्लस एंगल QTR, और ये भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कर दिया हमने मेंशन यहाँ पे। अब देखो, हाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो TRS की वैल्यू क्या है, x है, x इज इक्वल टू TQR। TQR के जगह पे हम कुछ लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं, उसको हम y लिखेंगे, और QTR को हम QTR ही लिखेंगे। हो गया, ये देखो आप फिर से x माइनस वाई इज इक्वल टू एंगल QTR। तो क्या आपको दिखा कि हमारा क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व? क्या आप देख पाए? आई होप आपको दिख गया होगा। देखिए x माइनस वाई और x माइनस वाई इक्वल है इसके, और x माइनस वाई ही इक्वल है इसके। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अब बस तो लिखना बाकी रह गया है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, व्हाट डू वी गेट? वी गेट दोनों, हाँ चलिए वैसे ही लिख देते हैं, हाफ एंगल QPR इज इक्वल टू एंगल QTR। सर ये तो उल्टा हो गया, चीज़ें तो एक ही है, आप सीधा करके लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे जैसा मन करे वैसा लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे ही लिख लो, आपको जैसा सेटिस्फैक्शन लिख रहा है। हालांकि दोनों चीज़ें तो एक ही है, यही प्रूफ करनी थी, कर दिया प्रूफ। ये लीजिए, कितना आसान है बताइए, कितनी आसानी से बन गया क्वेश्चन। तो मुझे ये तरीका आसान लगा जैसा मैंने बनाया, तो इसलिए मैंने इस तरीके से बताया। अब मैं जैसा कि हमेशा कहता हूँ कि मैथ्स एक यूनिक सब्जेक्ट है, ये सारे सब्जेक्ट से ज़्यादा यूनिक है। रीज़न यही है कि मैथ्स में हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं, अपना खुद का तरीका बना के। अब ये तरीका तो मैंने खुद से, मैं कोई भी क्वेश्चन को खुद अपने तरीके से ही बनाता हूँ, जो तरीका मुझे सही लगता है मैं उसको अप्लाई करता हूँ। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं एक टीचर हूँ तो मुझे सारी चीज़ें पता है, मैं गलतियाँ नहीं करता हूँ। अरे मैं एक इंसान हूँ, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, एंड ह्यूमन बीइंग्स डू मिस्टेक्स, बट द थिंग इज दैट वी डोंट डू द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। We should learn from our mistakes and we should avoid the same mistake. If you are making the same mistake again and again, that means you are a fool. हाँ, वो हिंदी वाला नहीं, इंग्लिश वाला फूल, FOOL, ठीक है। अब जानते हैं बेटर वे में क्या होता है। तो वही चीज़ें हैं कि हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, और आपको क्वेश्चन को जज करना आना चाहिए कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस को समझ, तो सबसे पहले तो समझ लेंगे, उसके बाद अब हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो सर ज्योमेट्री में हमें नहीं समझ में आता, हम क्या करें? तो एक काम करो ना, आपको जो समझ आता है वही करो, स्टार्ट करो, जहाँ से जो जो प्रॉपर्टीज़ आपको समझ आ रही है वहाँ से अप्लाई करो। क्या होगा, हद से ज़्यादा गलत ही हो सकता है ना, गलत हो जाएगा, फिर से ट्राई करना,
तो ऐसे ही सीखते हैं हम, है ना। जो इंसान जीतना चाहता है उसको हार से कभी डरना नहीं चाहिए। जो इंसान हार से डरता है वो कभी जीत भी नहीं सकता, क्योंकि जीतने के लिए कई बार हारना पड़ता है, कई बार हारना पड़ता है, और जीतता वही है जो लगातार हारने का एक कीर्तिमान स्थापित कर दे। ये सबसे ज़्यादा बार हारे हैं इसलिए जीत गए। नहीं, ऐसा नहीं, कुछ को जल्दी सफलता मिल जाती है, कुछ बहुत ज़्यादा। लेकिन हाँ, जो हार से घबराते हैं वो कभी जीत नहीं सकते। फेलियर जो है वो माइलस्टोन्स होते हैं, माइलस्टोन्स जो कि आपको बताते हैं कि यस सक्सेस इज़ नियर बाय, अगला माइलस्टोन जाओ वहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगा। वैसे कितने फेलियर के बाद आएगा ये हमें पता नहीं है। तो फेलियर से हमें डरना नहीं चाहिए। फेलियर हाँ ठीक है, यही तो है, यही तो हमें चाहिए, ठीक है, हम ट्राई कर रहे हैं, फेल हो रहे हैं, दैट इज़ गुड। लेकिन हम फेल होने के डर से हम घर पे ही बैठे क्वेश्चन बनाना ही छोड़ दिए, फेल हो जाएंगे, नहीं बनेगा, छोड़ देते हैं, देख लेते हैं, तो बच्चा देखते ही रह जाओगे फिर आप तो पेज पे। और जो पेज पलट के या मोबाइल से जो देख के छापते हैं ना मैथ्स को, वो बच्चे फिर वैसे ही रहते हैं पूरी ज़िंदगी। और जो बच्चे खुद से बनाते हैं, गलत करते हैं, सुधारते हैं, फिर से, लेकिन फिर से बनाते हैं नए जोश के साथ, वही बच्चे आगे बढ़ जाते हैं। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, विकास सर ने बना दिया तो आप उसको नोट डाउन करो, देखो, समझो, है ना। उनके बनाने का तरीका, उनके क्वेश्चन को देखने का तरीका, जज करने का तरीका, वो चीज़ें सीखो और उसको अपने अंदर लेके आओ। और मैंने क्या कहा कि आप क्वेश्चन को जैसे पढ़ रहे हो और मैंने पढ़ के मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आप समझ गए, तो पॉज करके उसको उसी समय खुद से बना के देखो और फिर वीडियो को प्ले करके देखो कि मैंने कैसे बनाया है। और अगर आपने खुद से सही बना दिया तो फिर आप देखो कि हम दोनों के तरीके में क्या डिफरेंस है। कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आंसर आ रहा है कोई भी तरीके से, सही तरीका होना चाहिए। और अगर आप अटक जाते हो तो ठीक है, वीडियो पूरी देख लो, फिर समझ लो, फिर बना, लेकिन बनाना खुद से ही है, एट एनी कॉस्ट। ऐसा नहीं है कि छापना है। वीडियो मेरी देख लिया आपने, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप छाप लोगे। अगर आपने लिखा भी है रेफरेंस के लिए तो ठीक है, ओके, लेकिन आपको फेयर बुक में तभी फेयर करनी है जब तक आप उसको रफ बुक में पूरा का पूरा सॉल्व नहीं करते हो, वो भी खुद से। ये चीज़ स्ट्रिक्टली फॉलो करो अगर आप अच्छा करना चाहते हो और मैथ्स में वो गलतियाँ नहीं दोहराना चाहते हो और आगे मतलब स्मार्ट पर्सन बनना चाहते हो कि मैथ्स में खुद से ही करूँगा, अब वो चीज़ें नहीं करूँगा। तो जैसे मैं बता रहा हूँ मेरी बात पे विश्वास करो, विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। विश्वास रखो मेरी बात को, जैसे मैं बता रहा हूँ फॉलो करो मेरे एडवाइस को, देखना आप बहुत जल्दी निखार आएगी आपके अंदर और आप मैथ्स में बहुत अच्छे बन जाओगे, बहुत अच्छे बन जाओगे। अच्छा नहीं बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे बन जाओगे, क्वेश्चन सारे खुद से सॉल्व करोगे, ठीक है। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स and like the video, and if you have any suggestion please do not hesitate to share with me. Good night.